बैठ जा बैठ जा। क्या कर रहे थे? हार्मोन याद तो है आपको? चलो लास्ट टाइम मिल्क प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। मिल्क प्रोडक्ट की बातें अपन बाद में करेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों। हाँ ठीक है ना। आवाज वैसे कम है, थोड़े से कान खुले रखना आदत, और आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मेरे कानों में। क्लियर है? लास्ट टाइम दूध की बात करी थी, डिफाइन किया था हमने कि स्वस्थ मादा पशु के यन से प्राप्त तरल लैक्टेल चरण। वो चल नहीं रहा तेरा सही, रुक जाता बीच। स्वस्थ मादा पशु के यन से वत्स जनन के 5 दिन पश्चात और वत्स जनन से 15 दिन पहले प्राप्त तरल लैक्टेल चरण क्या कहलाता है? दूध। दूध के फिर रासायनिक संगठन पढ़ा था हमने कहा था दूध में कितने % पानी होता है और किसके रूप में कार्य करता है? उसके बाद में हमने बात करी प्रोटीन की। हमने कहा 3 प्रकार की पाई जाती है, केसिन, लैक्टोअल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन। दूध में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी है? कितना % होती है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है और प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तुम दोनों को बाहर जाना है क्या? तुम दोनों को बाहर जाना है? इसकी प्रॉब्लम, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो एक बार। क्या प्रॉब्लम है बता। बैठा है ना यहाँ पर, इधर बीच में बैठना चाहता है, फिर आगे बैठना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है मेरे को बता। मेरे को बता कहाँ बैठना चाहता है तो। बैठ जा। प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? कोलोइडल या पायस के रूप में। मात्रा की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास। ठीक है। उसके बाद में वसा की बात करें, हमने कहा दूध का मूल्य निर्धारण किसके आधार पर करते हैं और वसा किस रूप में पाई जाती है? निलंबन के रूप में पाई जाने के कारण वसा को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद के अंदर दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव वसा। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात करी हमने कहा दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज को कौन सी शर्करा भी बोलते हैं? कौन सी 2 शर्कराओं से मिलकर बनती है? ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज को। मात्रा की बात करें तो, लेकिन सबसे ज्यादा शर्करा किसमें? इसलिए सबसे ज्यादा मीठा दूध। सबसे मीठा दूध। दूध के अंदर मीठापन किसके कारण आता है? लैक्टोज के कारण। जबकि सफेद रंग, पीला रंग कैरोटीन के कारण। दूध में सबसे कम घटने या बढ़ने वाला अवयव लैक्टोज रहेगा। उसके बाद में खनिज लवणों की बात करिए, हमने कहा 0.7 से 0.9%। ठीक है। सर्वाधिक पाए जाने वाले खनिज लवणों की बात करें तो, और सबसे कम की, चूंकि दूध के अंदर वसा और पानी दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए दोनों प्रकार के विटामिन, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन दोनों पाए जाएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करते हैं तो एडी के, और पानी में घुलनशील की बात बी और सी। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसके में? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला विटामिन भेड़ के दूध में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? वापस से सुनो, वापस से। किसी का भी दूध हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे ऊँटनी का हो, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी का हो, किसी का भी हो, सबके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी सबसे। इसके अंदर कोई अपवाद नहीं है।
लेकिन जो सबसे कम विटामिन सी पाया जाता है वो भी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हमने कहा है सर्वाधिक विटामिन सी भेड़ के दूध में पाया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, ये नहीं कहा। विटामिन सर्वाधिक की बात करें तो विटामिन ए ही आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें विटामिन सी की तो वो सबसे ज्यादा किसमें? क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद के अंदर अपन ने एंजाइम्स के नाम लिखे थे, फास्फेटेज लिखा था, प्रोटीएज लिखा था, पेरोक्सिडेज, एमाइलेज, ये नाम लिखे थे। उसके बाद में संगठन की बातें करी थी। संगठन से पहले अपन ने टोटल सॉलिड और एसएनएफ, है ना। टोटल सॉलिड के अंदर लिखा था कि कुल दूध की मात्रा के अंदर से अगर पानी को हटा दिया जाए तो बचे हुए पदार्थ टोटल सॉलिड, टीएस नाम दिया था। और टोटल सॉलिड के अंदर से अगर वसा को भी हटा दिया जाए तो एसएनएफ। तो अगर आपसे पूछा जाए दूध के अंदर अपन ने पानी भी पढ़ा है, प्रोटीन भी पढ़ी है, वसा भी पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा है यानी लैक्टोज भी पढ़ा है, खनिज लवण भी पढ़े हैं, अपन ने सारी चीजें पढ़ी है। आपसे पूछा है कि टोटल सॉलिड के अंदर निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, है ना, पानी नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण, है ना, एसएनएफ के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा? सिर्फ फैट नहीं पाई जाएगी, सिर्फ पानी ऑप्शन में था ही नहीं ना, तो इसलिए। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। तो उसके बाद में सारणी बनाई थी विभिन्न पशुओं में दूध का संगठन। उसके बाद में दूध के भौतिक गुण लगे थे। भौतिक गुणों के अंदर रंग लिखा था अपन ने, किसके कारण? पीलापन किसके कारण? स्वाद कैसा था? किसके कारण? लैक्टोज कारण। फिर अपेक्षित घनत्व लिखा अपन ने। अपेक्षित घनत्व के अंदर रेंज लिखी 1.028 से लेकर गाय के दूध की 1.030, भैंस के दूध के अंदर 30 से 32। अगर बात करते हैं वसा की तो 0.93, कोलेस्ट्रॉल में फीस की 40 से 80, और अगर बात करते हैं प्रोटीन की तो 34, सेपरेटा की बात करें तो 37। ठीक है। उसके बाद में अपेक्षित घनत्व के बाद में बॉइलिंग पॉइंट लिखा अपन ने 1 से 1.5, फ्रीजिंग पॉइंट लिखा -0.55। उसके बाद में अम्लता लिखी 0.12 से 0.14%। उसके बाद में गाढ़ापन, विद्युत चालकता, विशिष्ट ऊष्मा लिख ली दे, याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक कर लिया था आपने। हेडिंग डालोगे दूध के वैधानिक मान, हार्मोन लिखवाएंगे, दूध से संबंधित हार्मोन। दूध से संबंधित हार्मोन लिखा हुआ है सबने? देखो इधर बाद में लिखोगे। दूध से संबंधित हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 3 हार्मोन आते हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है प्रोलैक्टिन का। किसका आता है? दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीटोसिन का, और तीसरे नंबर पे आता है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। पीछे वाले ध्यान से सुनेंगे भाई। सबसे पहला कौन सा है? प्रोलैक्टिन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीटोसिन। तीसरे नंबर पे एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। सर्जरी हो गई ना तुम्हारी? एड्रेनलिन लिखा अपन ने सर्जरी के अंदर, कहां पे लिखा था? एड्रेनलिन लिखा अपन ने सर्जरी के अंदर, कहां पे लिखा था? अरे रिवीजन कर रहे हो ना तुम? नहीं कर रहे? वेरी गुड, परीक्षा की तैयारी में लग रहे हो। याद करो, शॉक, शॉक के अंदर उपचार लिखा, उपचार के अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी लिखा, रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर ब्लड, प्लाज्मा और डीएनएस लिखा, और उसके नीचे लिखा था अपन ने एड्रेनलिन, इंजेक्शन एड्रेनलिन हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, और कोर्टिकोस्टेरॉइड में नाम लिखा था डेक्सोना का। याद आया? थोड़ा थोड़ा पढ़ते तो और जल्दी याद आता। ठीक है, हमारे से पूछा जाता है पहले तो इनका संश्लेषण कहां पर होता है? संश्लेषण व श्रावण, यानी कि बनता कहां से है और स्रावित कहां से होता है। ऑक्सीटोसिन के लिए पूछा जाता है कि संश्लेषण कहां पर होता है, संग्रहण और श्रावण कहां से होता है। और एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के लिए पूछा जाता है संश्लेषण व श्रावण कहां से होता है। संश्लेषण का मतलब बनने से है, सीक्रेशन का मतलब जहां से सीक्रेट होएगा। याद करो एनाटॉमी,
आ रही है थोड़ी थोड़ी याद? गालवेटर याद आ रहा है? किसमें एब्सेंट होता है? घोड़े के अलावा? ऊंट के अलावा? डियर में? डियर डियर। और उसके अलावा? चूहे में? रेट के अंदर? हाथी का नाम किसने लिया? है ना? नहीं लिया। ठीक है। तो पित्त का जो संश्लेषण होता है वो तो यकृत के अंदर होता है, लेकिन संग्रहण और श्रावण कहाँ करता है? गालब्लैडर। ठीक है। प्रोलेक्टिन की अगर बात करते हैं तो प्रोलेक्टिन को संश्लेषण और श्रावण करने का काम करती है अग्रपीयूष ग्रंथि। कौन सी वाली? अग्रपीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का तो संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस में तो बनेगा, लेकिन संग्रहण और श्रावण का काम कौन करेगी? पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टोर करेगी। साथ ही साथ में जब बच्चा मुंह को थन में लेगा, थन को मुंह में लेगा, उस टाइम पर जो स्टिमुलेशन मिलेगा इसके द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि से किसका श्रावण किया जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण किया जाएगा। ठीक है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की अगर बात करते हैं तो इसका श्रावण किया जाता है एड्रेनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? एड्रेनल ग्रंथि से। प्रोलेक्टिन को हम बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, अन्य नाम मिल्क सिंथेसिस हार्मोन। मिल्क सिंथेसिस हार्मोन क्यों बोलता है? क्योंकि कार्य क्या है इसका? दूध का संश्लेषण करना। क्या काम है इसका? संश्लेषण करना। स्तन ग्रंथि की बातें करी थी अपन एनाटॉमी के अंदर, याद है? थोड़ी थोड़ी याद है ना? किस किस के अंदर रूडिमेंट्री होती है? फीमेल, मेल और इमेच्योर फीमेल, यानी कि प्यूबर्टी एज से पहले की जो फीमेल होगी उसके अंदर और मेल के अंदर रूडिमेंट्री अवशेष होगी। ठीक है। उसके बाद के अंदर फिर अपन ने लेक्टिफेरस डक्ट की संख्या और स्तन ग्रंथियों की संख्या पढ़ी थी अपन ने। गाय भैंस के अंदर कितनी होती है? पागल हो गया तुम? 4 क्वार्टर होते हैं, तो चारों अलग अलग इंडिविजुअल स्तन ग्रंथियां। ऐसा थोड़ी होती है कि एक क्वार्टर के अंदर अगर दूध आना बंद हो गया तो बाकी से हो जाता है क्या? 2 से आना बंद हो गया तो बाकी 2 तो करते हैं ना। 3 से आना बंद हो गया तो 1 तो करती रहेगी ना। तो अपने आप के अंदर एक क्वार्टर, अपने आप के अंदर एक स्तन ग्रंथि है। तो गाय भैंस के अंदर स्तन ग्रंथियों की संख्या कितनी थी? भेड़ के अंदर? बकरी के अंदर? ऊंटनी में? ऊंटनी में? चलो, तो दूध का स्तन ग्रंथि के अंदर दूध का संश्लेषण जो करने का कार्य करेगा, यानी अडर के अंदर दूध को बनाएगा कौन? वो कौन सा बनाएगा? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथि के अंदर दूध का संश्लेषण होता है, यानी दूध बनता है। लेकिन वो दूध स्तन ग्रंथि के ऊपर है ना। अब ऐसा थोड़ी कि स्तन ग्रंथि को दबाएंगे पकड़ के अपन तब दूध आएगा नीचे। उस दूध को निकालने के लिए थनों में आना आवश्यक है, तब जाके बच्चा उसके अंदर सक कर पाएगा और दूध को पिएगा वो। ठीक है। तो उस स्तन ग्रंथि में बने हुए दूध को थनों में लाने का कार्य कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। हमारे से पूछा जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। यानी कि कार्य की अगर बात करते हैं तो स्तन ग्रंथि से दूध को थनों में लेकर आता है, थनों में लेकर आता है। ठीक है। एक वर्ड काम में लेते हैं इसके लिए, अर्धायु। क्या काम में लेते हैं? अर्धायु। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। मान लो एक पैरासीटामोल की टेबलेट है 500 mg की, आपने वो टेबलेट खा ली। पैरासीटामोल आपके शरीर के अंदर अवशोषित हो गया 500 mg, पूरा पूरा, मैं 100% डाइजेस्टिबिलिटी मान के चल रहा हूँ। ठीक है। वो 500 mg जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन आई है, कितने समय बाद के अंदर 250 mg रह जाएगी? इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी कि वो समय जिस समय के अंदर किसी भी पदार्थ की सांद्रता आधी हो जाती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? मान लो पैरासीटामोल है, वो 3 घंटे बाद के अंदर उसकी सांद्रता आधी रह गई तो
हाफ लाइफ कितनी हुई? 3 घंटे। 5 घंटे होती तो 5 घंटे, ठीक है। हाफ लाइफ के बाद के अंदर जो कंसंट्रेशन आती है उसके बाद के अंदर कोई भी पदार्थ काम नहीं कर पाता, है ना। तो पहले से आपको ठीक होने के लिए 500 mg की जरूरत है। कितने की जरूरत है? और बुखार को कम करने के लिए कम से कम डोज कितनी चाहिए आपको? 250 mg। क्या आपको 250 mg टेबलेट देने से बुखार में रिलीफ मिलेगा? नहीं, क्योंकि मिनिमम ये तो मिनिमम जाने के बाद के अंदर जैसे ब्लड के अंदर आएगी तो पहले बात तो 250 mg अवशोषित नहीं होती, 100% डाइजेस्टिबिलिटी किसी की नहीं होती। और अगर मान लो गलती से अवशोषित हो भी गई तो 250 mg जैसे ही कैटाबॉलिक रिएक्शन शुरू होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू होगी, इसकी सांद्रता क्या आ जाएगी? कम, और काम करना बंद कर देगी। उस कंडीशन के अंदर हम इतनी मेडिसिन देते हैं कि हाफ लाइफ पहुंचते पहुंचते वो काम प्रॉपर तरीके से करने लग जाए। आ जाओ वापस से हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ की अगर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की तो वो 5 से 7 मिनट होती है। कितने मिनट? 5 से 7 मिनट। यानी कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये 5 से 7 मिनट तक स्तन से दूध को कहां पर लेकर आएगा? स्तनों के अंदर। अगर 7 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया तो उस केस के अंदर ऑक्सीटोसिन की सांद्रता आधी हो जाएगी, और आधी सांद्रता होने के बाद में ऑक्सीटोसिन काम नहीं कर पाएगा। अगर ऑक्सीटोसिन काम नहीं करेगा तो दूध थनों के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लो दूध निकाल रहे हो आप, बचने को लगा दिया आपने, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन हो गया, उसके बाद में आपकी स्पीड कम है अगर दूध निकालने की, तो उस कंडीशन के अंदर गाय दूध कम ही देगी। क्यों कम देगी? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का हाफ लाइफ कितनी है? 5 से 7 मिनट, ठीक है। हमारे से पूछा जाता है दूध श्रावण काल। क्या पूछा जाता है? मिल्क सिक्रेशन पीरियड, या फिर इसको बोलते हैं मिल्किंग पीरियड। क्या बोलते हैं? ये दोनों के दोनों। मिल्क सिक्रेशन पीरियड बेसिकली वो पीरियड होगा जिसके अंदर या तो इसको कम कर दो या बंद कर दो। क्या कर सकते हो? कम नहीं होगा तो फिर बंद ही होगा। गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, ठीक है। मिल्क सिक्रेशन पीरियड की अगर बात करें, चाहे मिल्किंग पीरियड की बात करें, मिल्क सिक्रेशन पीरियड यानी जितने समय तक दूध स्रावित हो सकता है, और मिल्किंग पीरियड जितने टाइम के अंदर आपको दूध निकाल लेना चाहिए। ये दोनों ही क्या होते हैं? 5 से 7 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन के हाफ लाइफ कितनी है? 5 से 7 मिनट। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हार्मोन्स की उपयोगिता की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे लिए कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इफेक्ट भी बहुत जल्दी करता है। आपने जस्ट इंजेक्शन लगाया, फटाफट ऑब्जर्व हुआ, फटाफट काम, विद इन 2 मिनट्स गाय या भैंस पहुंच जाएगी लगाने के बाद के अंदर। लेकिन ऑक्सीटोसिन की अगर बात करते हैं तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो आप काम में लेते हो जानवरों के इंजेक्शन लगाने के लिए, ये ऑक्सीटोसिन मिल्क के अंदर भी आता है। किसके अंदर आता है? मिल्क के अंदर। तो जब मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन आता है तो ऑक्सीटोसिन का दूसरा जो रोल होता है वो गर्भाशय में संकुचन करने का है ना। एक कंडीशन आती है जिसके अंदर गर्भाशय के अंदर संकुचन रुक जाते हैं। गायनी पढ़ी है आपने, है ना, नाम तो सुना होगा। डिस्ट्रोफिया का मतलब होता है कठिन प्रसव, है ना। लेकिन संकुचन का बंद हो जाना क्या कहलाता है? गर्भाशय में संकुचन का अनुपस्थित होना। मेरे से बोल दे, मेरे से बोल दे, उसको बता रही। तुम्हारे सही चीज बोलने से मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती। चलो बताओ रे, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए तो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। अच्छा, लगातार जैसे मान लो डिस्ट्रोफिया का केस रहता है तो शुरुआत के अंदर जब बच्चे को बाहर निकालना होता है तो गर्भाशय के अंदर संकुचन होने होते हैं, ठीक है। वो संकुचन करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन मान लो बच्चा बाहर निकल पा रहा है और गर्भाशय संकुचन करता जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर संकुचन बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते क्या टर्म, मेरे को भी याद नहीं आ रही अभी। थक जाती है उसको, अब देख लेंगे बाद में। इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया वाले केस के अंदर हम फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ना, जैसे लेडीज को डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो दर्द नहीं हो रहा तो दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो दर्द का इंजेक्शन बेसिकली ऑक्सीटोसिन का ही होता है, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर संकुचन को बढ़ाता है। तो जनरली अगर ये ऑक्सीटोसिन मिल्क के अंदर आप बाहर से इंजेक्शन लगा के अगर ऑक्सीटोसिन दे रहे हो तो ये दूध के अंदर भी आएगा। और वो दूध अगर कोई लैक्टेटिंग एनिमल, लैक्टेटिंग वुमन या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन अगर पिएगी तो उसके अंदर भी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को बैन
कर दिया। वर्तमान के अंदर पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक कर्नाटका एंटीबायोटिक्स इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास में लाइसेंस है इस ऑक्सीटोसिन को बनाने का, सिर्फ वही बनाती है, इसके अलावा कोई नहीं बनाती। ऑक्सीटोसिन अगर गवर्नमेंट सप्लाई में चाहिए तो वही कंपनी ही देगी और कोई नहीं देगी, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑक्सीटोसिन और इंजेक्शन मेडिकल से मिलेगा भी नहीं। लेकिन आपको पता है इंडिया में काम सारे होते हैं। मैंने क्या कहा आपको पता है कि काम सारे होते हैं अपने यहाँ पे। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन की अगर बात करते हैं तो डर, तनाव, घबराहट, चला दो चलो चला दो, घबराहट की स्थिति में स्रावित होता है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर? डर के अंदर, तनाव के अंदर, घबराहट। मान लो गाय दूध नहीं दे रही, मम्मी ने लठ मार ली, आपके लठ मार दी जाए तो आप भी इसी कंडीशन में आ जाओगे। उस कंडीशन के अंदर किसका सीक्रेशन होगा? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। या तो डर जाओ, या फिर भाग जाओ, या फिर लड़ लो। तीनों कंडीशन के अंदर कौन काम करेगा? एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन। तो इस कंडीशन के अंदर इसको बोलते हैं मिल्क अपहोल्डिंग हार्मोन। हार्मोन, दूध को ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन। वो कौन सा होगा? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन? कौन सा होगा? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन के केस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि स्तनग्रंथि के अंदर जो से दूध जो थनों में आ गया वो थनों से वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात यह है कि जो थनों के अंदर दूध बचा हुआ है उस दूध को ये नीचे नहीं आने देगा। तो ये किसके रूप में काम करेगा? किसके विपरीत काम करेगा? ऑक्सीटोसिन के विपरीत। तो आपसे पूछा था कि ऑक्सीटोसिन के विपरीत हार्मोन कौन सा कार्य करता है? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। दिक्कत यहां तक? तो 3 हार्मोन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा और आपका लेवल भी। सारी चीज उतारो ऐसे बिना बोले। आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं होनी चाहिए।
दीवार में चले जाऊँ। लिख लिया। अंडरलाइन करोगे ऑक्सीटोसिन को, अंडरलाइन करोगे 5 से 7 मिनट को। नेक्स्ट लिखो नोट डाल के, दूध श्रावण काल, मिल्क सिक्रेशन पीरियड या मिल्किंग पीरियड। सर शिवालय की क्वेश्चन बुक आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। कब आएगी? ये सवाल राजेंद्र जी आए तो पूछ रहा हूँ कि कब आएगी। ऑक्सीटोसिन लगाओगे, लगातार काम में लेने ऑक्सीटोसिन लगाना है, लेकिन हमारे को लगातार काम में नहीं लेना, उसको हैबिचुअल नहीं करना कि विदाउट ऑक्सीटोसिन का वो लगेगा ही नहीं। 3-4 दिन लगाने के बाद में भैंस की हैबिटेस हो जाती है कि जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तब तक वो पाउच सके नहीं। अब उस कंडीशन के अंदर चाहे आप ऑक्सीटोसिन की जगह बस नीडल प्रिक करके वापस निकालो तो भी वो पाउच जाएगी। जनरली हमारे पास में आयुर्वेदिक बोलस आते हैं हमारे पास में, जैसे दूध एक्स वगैरह, ये अच्छा काम करते हैं। ह्यूमन के अंदर एक मेडिसिन आती है जिसको आप नॉर्मली एविल के नाम से जानते हो। एविल जानते हो? छोटी छोटी सी टेबलेट्स आती हैं, है ना, और एलर्जी के लिए, है ना। एक पेरिनोम टेबलेट आती है जिसमें मेटाक्लोप्रोमाइड होता है जो उल्टी के अंदर काम में आती है ना। तो अब पता नहीं कारण तो क्या क्या है, कुछ नहीं है ना, लेकिन दूध निकालने से पहले अगर 5 दिन तक दोनों में से 5-5 टेबलेट, 50-50 टेबलेट मंगा दो, 30-40 रुपए का खर्चा आता है। दोनों में से 5-5 टेबलेट दूध निकालने से 1 घंटा पहले दो आप, पाउच जाएगी और दूध देना भी रूटीनली फॉलो कर देगी। तो जनरली जो मेरे को बताना होता है तो मैं तो यही, देखो सर, हमारे से पूछ रहा था कि 1 ml दूध के निर्माण के लिए कितना रक्त आता है? स्तन ग्रंथि से होकर गुजरता है। दूध निकालने की विधियां थोड़ी पड़ी अपन ने, ग्रंथि से होकर गुजरता है। मिल्क वैन कौन सी होती है? मिल्क वैन मोटी सी दिखाई देती है, उसका नाम पूछ रहा था मैं। मिल्क वैन का नाम क्या है? अम्बिलिकल वैन, मेमोरी वैन?
गाय के अंदर पेट के नीचे की तरफ से एक मोटी सी वेन पाई जा रही है, उस वेन को क्या नाम देते हैं? और ये सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन ही कौन सी होती है? मिल्क वेन होती है। ठीक है। पशु की अगर बात करते हैं तो क्या गाय भैंस के अंदर आगे वाले थन और पीछे वाले थन बराबर होते हैं? फोर क्वार्टर और हाइंड क्वार्टर। क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो रेशियो कितना रहेगा? 40:60। इसका मतलब है आगे वाले थन थोड़े छोटे रहते हैं, पीछे वाले थन थोड़े बड़े। इसी वजह से इनके अंदर दूध भी कई बार दूध भी बराबर नहीं आएगा, पीछे वाले थनों से हमेशा ज्यादा आपको मिलेगा, आगे वाले थन से कम मिलेगा। दोनों लेके फिर दूध निकालने की विधियों की बात करेंगे अपन। पानी बोतल है सर? 400 और 500 में से ऑप्शन एक आए तो क्या करना है? फिर 500 करके आना। ये लिखने के बाद में हेडिंग डालोगे दूध निकालने की विधियां, मेथड ऑफ मिल्किंग। हेडिंग डालोगे दूध निकालने की विधियां। सर फायरिंग बाकी है सर्जरी वाला, एलपीएम के अंदर करेंगे अपन। जब पशुओं में पहचान की विधियां करेंगे ना, उस टाइम पे फायरिंग भी कर लेंगे फिर हॉट ब्रांडिंग के साथ में। लिख लिया? दूध निकालने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 2। देखो इधर सुनते जाओ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई नहीं लिखेगा। दूध निकालने की विधियों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 2 विधियां। कितनी विधियां? आवाज तो तुम शांत रहोगे तब आएगी। क्या करें? आगे वाले नहीं बोलते, पीछे वाले बोलते हो तुम। क्या ना तुम्हारे को ऐसा लगता है कि गर्दन नीचे करके बोलने से सर को पता नहीं लगता है ना? पता नहीं क्यों गलतफहमी में तुम शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश करते हो, है ना? तो शांति से बैठे रहोगे तो सुनते रहोगे, आवाज तो इतनी आनी है। आज इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो शांति से बैठोगे, बंद कर दिया करो बीच बीच में। हाँ तो बीच बीच में हो गया, बीच हो गया बंद करने का। ठीक है, सुनते जाओ।
दूध निकालने की विधियों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में दूध निकालने की दो विधियां हैं, एक तो मशीन द्वारा और दूसरी हाथों द्वारा। मशीन द्वारा को हम मशीन मिल्किंग कहते हैं और हाथों द्वारा को हम हैंड मिल्किंग कहते हैं। हाथों के द्वारा दूध निकालने की तीन विधियां प्रचलित हैं। सबसे पहले आता है फुल हैंड मेथड, सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रिपिंग और तीसरे नंबर पे आती है नकलिंग। नकलिंग नकलिंग को अंगूठा विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि होती है? आपको बोलने की जरूरत तभी है जब मैं पूछूं भी, है ना। मैं लिखने लगता हूं, तुम बोलने लग जाते हो, क्लास से बाहर जाते हो अच्छी नहीं लगोगे, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आज ऐसा कोई मूड भी नहीं है मेरा। स्ट्रिपिंग की अगर बात करते हैं तो स्ट्रिपिंग को हम चुटकी विधि भी कहते हैं, चुटकी विधि। और फुल हैंड मेथड को हम कहते हैं पूर्ण हस्त विधि। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखने हैं इसके अंदर हमारे को। हिंदी याद नहीं हो तो भी इंग्लिश तो याद रखना ही रखना। नकलिंग अपन ने सर्जरी के दौरान एक पढ़ना था, लेकिन अपन ने पढ़ाया नहीं क्योंकि जनरली कोई पूछता नहीं। तो कल किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर नकलिंग होता क्या है और किस में होता है। पहली बात तो कि घोड़े में होती है। किसके अंदर होती है? घोड़े के अंदर फेटलॉक जॉइंट जो होता है, फेटलॉक जॉइंट किस किस बीच में होता है? मेटाकार्पल और फर्स्ट स्टेज। तो घोड़े के अंदर जो फेटलॉक जॉइंट होता है वो घूम जाता है, ऐसे सीधा नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं नकलिंग। तो अनियमित कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से टेंडन के अंदर, इस वजह से नकलिंग होती रहती है। घोड़ा चलते चलते घुमा लेगा, थोड़ा सा घुमा लेगा बीच बीच के अंदर, इसी को बोलते हैं नकलिंग। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो स्पेविन, स्ट्रिंग हाल्ट, लेमनेस, नकलिंग, ये सारी की सारी बीमारियां होती है घोड़े के अंदर। किसके अंदर? क्योंकि हमारे कोर्स में थी नहीं इसलिए अपन ने बताई, आपने पूछा तो हमने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मशीन मिल्किंग की। अगर आपके पास में 10-15 गायें हैं तो उस केस के अंदर आपके लिए कौन सी विधि ज्यादा सही है? मशीन विधि। लट लेके आओ रे। मशीन मशीन आती 5 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए का, जिसका ब्याज होता है 10,000 रुपए महीने का। 10-15 गायों के लिए आप आदमी रख लो 10,000 रुपए का। मैंने डेयरी फार्म थोड़ी कहा, मैंने तो कहा कि जहां पर 10-15 गायें होती है वहां पर आपको मशीन मिल्किंग की आवश्यकता नहीं होती। जो आदमी हमने लगा रखे हैं या हम खुद जो मिल्किंग करता है वो हाथों से निकालेगा आराम से। लेकिन जहां पर बड़ी डेयरी होती है, जहां पर जानवरों की संख्या ज्यादा होती है, 50, 60, 100 तक जानवर होता है, उस टाइम पर हमारे पास में आदमियों के द्वारा दूध निकालना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। कारण, आदमियों के द्वारा दूध निकालने के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस आदमियों को सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि आदमियों की संख्या भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। उस कंडीशन के अंदर हम कौन सी मिल्किंग यूज करते हैं? मशीन मिल्किंग। 5 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन सिंगल टाइम, एक बार खर्च करना, उसके बाद में मशीन को सैलरी थोड़ी देनी। दूसरी बात, मशीन के द्वारा जो दूध निकाला जाएगा वो जल्दी भी निकाला जाएगा। तो बड़ी डेयरियां जो होती हैं, उन बड़ी डेयरियों के अंदर मशीन मिल्किंग पूछा जाता है। बड़ी डेयरियों के अंदर कौन सी विधि उपयोगी होती है? बड़ी डेयरियों में उपयोगी, पहली बात, थनों पर टीट कप, नाम क्या है? टीट कप लगाकर दूध निकाला जाता है। निकाला जाता है, होता क्या वो सुनो। मिल्किंग मशीन की अगर बात करते हैं तो मिल्किंग मशीन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पल्सेटर। क्या बोलते हैं? पल्सेटर। ये पल्सेटर दो काम करेगा, एक तो दाब क्रिएट करने का और एक पल्स क्रिएट करने का। ठीक है, इस पल्सेटर के माध्यम से एक पाइप निकलेगा, ये पाइप जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, इस पल्सेटर तो सिंगल रहेगा। अब आप इसके अंदर कितनी यूनिट निकालना लगाना चाहते हो, आपकी इच्छा है। आप चाहते हो कि साहब मैं तो 5 गायों का दूध एक साथ निकालो तो 5 यूनिट ऐड कर दो। आप चाहते हो कि 10 गायों को एक दूध एक साथ निकालो तो 10 यूनिट ऐड कर दो। हम पहले 1 यूनिट की बात करते हैं, भाई 1 यूनिट के अंदर क्या रहेगा। पल्सेटर के अंदर से जो पाइप जा रहा है, इस पाइप के अंदर से एक अलग से पाइप निकलता है, और इस एक अलग से पाइप के बाद के अंदर एक पाइप तो जाता है कैन के अंदर। किसके अंदर?
और इसी के अंदर से एक पाइप निकलता है जिसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पल्सेटर के माध्यम से दबाव उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? दबाव। जूस पिया है कभी स्ट्रा के द्वारा? तो स्ट्रा अगर डालते हैं और मुंह के अंदर लेते हैं तो जूस अपने आप ही ऊपर आ जाता है। आप सक करते हो, उसको खींचना पड़ता है। तो जैसे ही आप उसको अंदर की तरफ खींचते हो तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो जूस है वो स्ट्रा के थ्रू हमारे मुंह के अंदर आ जाता है। सेम ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है पल्सेटर के द्वारा। किसके द्वारा? पल्सेटर के द्वारा। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहां से हवा पल्सेटर के थ्रू आएगी। किधर की तरफ? पल्सेटर के थ्रू, इधर की तरफ मूव करेगी। तो जो हवा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रही है वो इनके आगे की तरफ लगे हुए जो टीट कप हैं, इन टीट कपों के अंदर भी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करेगी? नेगेटिव प्रेशर। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से पहली बात, दो काम होंगे। पहली बात तो कि ये टीट कप हैं ये थन के चिपक जाएंगे, है ना, पहला काम। जैसे कई बार बचपन के अंदर याद है अपन क्या करते थे? बचपन के अंदर पेन का ढक्कन लेते थे, उसको जीभ के ऊपर थोड़ा सी हवा निकाल कर चिपका देते थे। अभी भी करते हो? तो बड़े थोड़ी हो अभी, तो तुम हो तो बच्चे ही अभी भी। हाँ तो बच्चे ही हो, हम कौन सा बड़ा बता रहे हैं आपको। हरकतें भी तुम्हारी वैसी है ना। तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये टीट कप थन के चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन फेविकोल लगाएंगे या और कुछ लगाएंगे इसको रोकने के लिए। उसी नेगेटिव प्रेशर के कारण ये टीट कप इस थन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। मान लो ये थन है, इस थन के ऊपर जाकर फिक्स हो गया, ठीक है। चिपकने के बाद के अंदर इस पल्सेटर के माध्यम से पल्स उत्पन्न की जाएगी। पल्स उत्पन्न करने का मतलब है कि ये थन को दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा। यानी कि थन को ऐसा फील होगा कि बछड़ा दूध पी रहा है। इस कंडीशन के अंदर, इस पल्सेशन के कारण ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होगा तो दूध स्तन ग्रंथि से नीचे आएगा, और नीचे आने के कारण जो नेगेटिव प्रेशर होगा, उस नेगेटिव प्रेशर के कारण जो थन के अंदर दूध इकट्ठा हुआ है वो यहां से निकलकर इस कैन के अंदर आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल सेटअप होता है मशीन मिल्किंग का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? क्या उत्पन्न करेगा और क्या उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसीलिए इस पल्सेटर को मिल्किंग मशीन का हृदय, हार्ट ऑफ मिल्किंग मशीन, क्या कहते हैं? मिल्किंग मशीन भी कहते हैं। हमारे से पूछा था आवृत्ति कितनी होती है, हमारे से पूछा था दाब कितना होता है। प्रेशर की अगर बात करते हैं तो 300 से 375 mm ऑफ Hg, इतना तो दाब रहता है। पल्स की अगर बात करते हैं तो 50 साइकिल प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर ये थन को 50 बार दबाने का। आप चाहो तो इसकी रेंज को सेट कर सकते हो, आप चाहो कि नहीं साहब बढ़ानी है घटानी है। इस कंडीशन के अंदर हम रेंज का यूज करते हैं 40 से लेकर 120 साइकिल प्रति मिनट। तो अगर आपसे रेंज पूछी जा रही है तो क्या बोलोगे? और अगर आपसे सिंगल डिजिट पूछी जा रही है तो 50 साइकिल प्रति मिनट। तो थनों पर क्या लगाकर दूध निकालते हैं? टेट कप। इसके बाद में सुनो, पल्सेटर के माध्यम से दाब या निर्वात उत्पन्न किया जाता है, जिससे दूध थनों से बाहर आने लगता है। इसीलिए इस पल्सेटर को हम क्या नाम देते हैं? मिल्किंग मशीन का हृदय। क्या नाम देते हैं? मिल्किंग मशीन का हृदय भी कहते हैं। क्योंकि अगर पल्सेटर नहीं होगा तो ना तो पल्स होगी ना प्रेशर होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? पल्सेटर। हमारे से पूछा जाता है मिल्किंग मशीन में दाब कितना होता है? और अगर बात करते हैं पल्स की, आवृत्ति की,
वो कितनी होती है? 50 साइकिल प्रति मिनट। अगर रेंज की बात करें तो 120 साइकिल प्रति मिनट। ठीक है। इसके अलावा दाब एक जगह पे और पूछा जाता है। वो दाब पूछा जाता है हमारे से सीमन कलेक्शन के टाइम पे, कि सीमन कलेक्शन के टाइम पे हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना का, कृत्रिम योनि का। तो कृत्रिम योनि के अंदर दाब कितना होना चाहिए पता है किसी को? 45 से 50 mm ऑफ एच जी। कितना होता है? थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बस लिख देता हूं यहां पर, आर्टिफिशियल वेजाइना दाब कितना होता है? 45 से 50 mm ऑफ एच जी। इसके अलावा एक दाब और पड़ा है अपने सर्जरी के अंदर, कौन के अंदर कितना होता है? मैंने तो सिर्फ दाब पूछा आपसे, बस टेम्परेचर पूछो तब बोलना है 121। दिक्कत याद है? लिखो। एवीएम प्रेशर किस होता है? एवी की संरचना ही ऐसी होती है, अलग अलग अरे तो पानी जो भर रहे हो आप उसके अंदर, जिसकी वजह से तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अरे गर्म पानी डालने से तो टेम्परेचर, पानी कैसा भी डाल दो प्रेशर तो क्रिएट होगा ही ना। देखिए आर्टिफिशियल वेजाइना कभी देखिए, तो आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर पहले रबर सिलेंडर होता है, मोटा पाइप, और उसके बाद में लेटेक्स या रबर लाइनर आती है। तो रबर लाइनर को उसके बीच में से डाल के दोनों तरफ से बाउंड कर देते हैं, फिर ऊपर की तरफ इस रबर सिलेंडर के बीच में से जो वाल है, उस वाल के अंदर पानी भरते हैं। पानी अगर यहाँ पर भर रहे हो, गर्म पानी भर रहे हो, जिसकी वजह से जो लेटेक्स रबर लाइनर है वो नीचे से फूलना शुरू करेगा, और फूलने के बाद में उसके सारे किनारे एक साथ आ जाएंगे, तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। उसको बोलते हैं 45 से 50 mm ऑफ एच जी। एवी का टेम्परेचर भी पूछ रहे हैं भाई, 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर सबने? आराम से लिखो, आराम से। लिख लिया?
ज्यादा समय तक टीट कप लगे रहने से ब्लड आ सकता है क्या? नहीं आएगा। देखिए, मिल्किंग मशीन आजकल इतनी एडवांस हो गई कि जो प्रेशर आपने क्रिएट किया है उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा नहीं। 300 से 375 mm ऑफ एचजी प्रेशर अगर रहता है तो उस कंडीशन के अंदर थनों से ब्लड नहीं आता है। अगर थनों से ब्लड लाना है तो उस केस के अंदर कम से कम आपको 500 mm ऑफ एचजी प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बात तो कि ये मशीन के अंदर हमारे पास में हमने प्रेशर फिक्स कर रखा है। दूसरी बात, अगर फिर भी अगर गलती से मशीन किसी भी प्रकार से अगर प्रेशर को ज्यादा कर देती है तो उस कंडीशन के अंदर हमने सेंसर लगाए हुए मशीन के अंदर, तो वो सेंसर मशीन को बंद कर देते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि भाई मिल्किंग मशीन का नुकसान क्या है, थनों से खून बाहर आने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेस्टाइटिस के केस के अंदर, है ना, अब आप दूध ही मेस्टाइटिस वाला निकाल रहे हो, आपको पता है कि सूजन आ रखी है, सूजन आ रखी है यानी उस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है, तब आप मिल्किंग मशीन का यूज कर रहे हो तो खून आना ही आना है। फिर आप और मैं भी कुछ नहीं कर सकते उसको। इन्फेक्शन भी फैलेगा ही ना उसके अंदर, भाई दूध तो टीट कप से ही तो बाहर आ रहा है। अब वही टीट कप आप दूसरी केटल के यूज में ले रहे हो तो फिर दिक्कत करेगा ही करेगा हमारे को।
क्लियर सबने? बी नंबर पे लिखोगे हैंड मिल्किंग। क्या पल्स के? ये पल्स के आवर्ती फिक्स रेंज अगर पूछी जा रही है पल्स के लिए तो 50 साइकिल प्रति मिनट है, और अगर रेंज पूछी जा रही है तो 40 से। ये आपको एडजस्ट कर सकते हो, आप बढ़ाना चाहते हो पल्स को तो बढ़ा सकते हो, घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। लिख लिया? बी नंबर पे लिखो हैंड मिल्किंग, और हैंड मिल्किंग के अंदर सबसे पहले लिखोगे फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि। और इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे फुल हैंड मेथड। पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। हाथों से दूध निकालने की 3 विधियां अपने पास में, जिसमें सबसे पहले आती है फुल हैंड मेथड, दूसरे पे स्ट्रिपिंग और तीसरी पे नकलिंग। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सुन लो। थन को रखना है हथेली पर और दबाना है उंगलियों से, इस प्रकार से। अंगूठा काम में, इसको तो क्या बोलते हैं? फुल हैंड मेथड। ठीक है, थन के अंदर अंगूठे और हथेली के बीच का, अंगुलियां और हथेली के बीच में थन वही आएगा जो थन बड़ा है। तो बड़े थन वाले या मध्यम आकार वाले थन वाले पशुओं के अंदर तो ये उपयोगी रहेगी। जबकि अगर थन छोटा है, मान लो थन इतना सही है, आप हथेली लगाओगे थन तो पूरा हथेली के अंदर आ गया, दूध आएगा कहां से? प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर सकते आप उस कंडीशन के अंदर। तो छोटे थन वाले पशुओं के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। चूंकि हथेली और उंगलियों के दबाव से थन के ऊपर किसी भी प्रकार की चोट या घाव होने की संभावना होती नहीं, इसलिए दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? फुल हैंड मेथड माना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग के अंदर थन को अंगूठे और प्रथम उंगली, ये अंगूठा है ये फर्स्ट उंगली है, इसके बीच में थन को दबाएंगे और नीचे खींचते हुए दूध निकालते हैं अपन इसको। तो ये वाला मेथड काम करता है जिनके अंदर थन कैसे हैं? छोटे। पहली बात तो छोटे थन वाले पशुओं की अगर बात करते हैं तो छोटे आकार की गायें भी हो सकती है, भेड़ भी हो सकती है, उनके अंदर ये विधि हम काम में लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिपिंग के द्वारा जब फुल हैंड मेथड के द्वारा दूध निकालते हैं तो थनों पे पूरा जोर लगा देते हैं अपन, तो दूध निकल जाता है, लेकिन थनों के लास्ट के अंदर कुछ दूध बच जाता है। तो इस बचे हुए दूध को निकालने के लिए भी हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? स्ट्रिपिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो छोटे थन वाले पशुओं के अंदर दूध निकालने के लिए स्ट्रिपिंग, बड़े थन वाले पशुओं में, और फुल हैंड का बचा हुआ दूध निकालने के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है अंगूठा विधि, जिसको आप नकलिंग बोलते हैं। नकलिंग के अंदर थन को चारों उंगलियों को थन को चारों ओर लगाकर और अंगूठे को बीच में दबाकर इस प्रकार वाली कंडीशन आएगी, दूध निकाला जाएगा। यानी कि अंगूठे का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थन को लगातार प्रेस करेगा, जिसकी वजह से इस थन के ऊपर गांठ या घाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से दूध निकालने की सबसे खराब विधि कौन सी मानी जाती है? अंगूठा विधि या नकलिंग। ठीक है, जनरली अगर आपने घर पे जिसको भी आप में से दूध निकालना किस किस को आता है, कौन सी विधि काम में लेते हो? आप सारे नकलिंग के काम में लेते हो। ठीक है ना, पंजाब हरियाणा साइड के अंदर वो बेसिकली फुल हैंड मेथड ही काम में लेते हैं। तो वो हैबिचुअल, आपने परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मम्मी ने ऐसे निकाला है तो हम भी ऐसे निकालते हैं, बात वही। सर ये कहना चाह रहे हैं, सुनो रे सुनो, सर ये कहना चाह रहे हैं कि सर थन को तो ऐसे पकड़ ले रहे, अंगूठे से ऐसे पकड़ ले रहे, ऐसे नीचे खींचे तो दूध। अच्छा, प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे इसके अंदर? प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, लैक्टिफेरस डक्ट से दूध बाहर नहीं आएगा, जो कंडीशन आप बता रहे हो ना उसके अंदर काम नहीं आएगा। हेडिंग डाली अपन ने फुल हैंड मेथड, लिखो इसके अंदर फुल हैंड मेथड। हथेली व चारों उंगलियों के बीच में थन को दबाकर, लिखो हथेली व चारों उंगलियों
के बीच थन को दबाकर दूध निकाला जाता है। हथेली तथा चारों उंगलियों के बीच थन को दबाकर दूध निकाला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, सुनते जाओ। दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फुल हैंड मेथड। कारण यह है उसका कि इंजरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं तो बड़े व मध्यम थन वाले पशुओं में उपयोगी। तो बड़े और मध्यम थन वाले पशु कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी। सही है। इनके अंदर कौन सी विधि काम में लेंगे? फुल हैंड मेथड। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास में आती है स्ट्रिपिंग, जिसको आप चुटकी विधि भी कहते हो। कौन सी विधि कहते हैं? चुटकी विधि। अंगूठे तथा प्रथम उंगली के बीच थन को दबाकर नीचे की ओर खींचते हुए दूध निकालते हैं। किसके अंदर उपयोगी है ये? छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी। छोटे थन वाले पशु कौन से हैं? भेड़, घोड़ी। पिया है क्या कभी? निकला है कभी? क्या? लिखा ना छोटे आकार वाली गाय। ले भाई। आकार छोटा है तो थन भी छोटा रहेगा। अब आप कहोगे सर बीच का दूध कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ पर उन्हीं पशु मिल्किंग क्यों कर रहे हैं? दूध को बेचने के लिए, है ना। अब आप तो काम में लोगे नहीं सुअर का। अब आप नहीं लोगे तो दूसरा भी नहीं लेगा, तो उनका दूध हम निकालेंगे नहीं। ठीक है ना। चुटकी विधि की अगर बात करते हैं तो फुल हैंड मेथड के द्वारा बचा हुआ दूध कौन सी विधि से निकालते हैं? स्ट्रिपिंग से निकालते हैं। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो कौन सी विधि आती है? KNUCKLING, नकलिंग। नकलिंग के अंदर थन के चारों ओर उंगलियां लगाकर तथा अंगूठा बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। अंगूठे के कारण थन में रगड़ या चोट लगने की संभावना अधिक होती है। इसलिए दूध निकालने की सबसे खराब विधि
कौन सी है? नकलिंग। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उपयोगी विधि भी कौन सी है? अच्छा, प्रचलित विधि बताओ। क्या मानोगे, नकलिंग या फुल हैंड? नकलिंग। सबसे ज्यादा दूध उसी से निकालते हैं। तो ये प्रचलित उपयोगी रही है, तो कर लेते हैं एग्जाम के अंदर सबसे अच्छी और सबसे खराब। सबसे अच्छी कौन सी है और सबसे खराब? बिना बोले। कंप्लीट। पीछे जाने का मन कर रहा है क्या तेरा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सर मशीन मिल्किंग के अंदर जो पाइप हम काम में लेते हैं, बेसिकली जो कैन से कनेक्ट होता है और जो थनों से कनेक्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा कि दूध निकल गया? आपको दूध दिख जाएगा कि इसके अंदर से दूध जब तक जा रहा है तब तक दूध आ रहा है, और ट्रांसपेरेंट पाइप है, आपको सामने दिख रहा है दूध निकल रहा है। जैसे ही दूध निकलना बंद हो जाए आप बंद कर दो। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए मशीन को बंद करना पड़ेगा आपको। आप जस्ट टीट कप को खींच लो नीचे, आ जाएगा बस। वो इतना ही प्रेशर है उसके अंदर। क्या सर? दाम ना हो से जाना तो पल्सेटर चालू नहीं हो तो जाना मशीन की चालू है बता के फोन में तो के भी हो सके है। टीट कप लगा रहे यार, गाय लात मार दी जना। हो सकता है ना, दौड़ने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखो।
लिख लिया सबने? हेडिंग डालो, दूध के वैधानिक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मिल्क। दूध के वैधानिक मान, लिख लिया? देखो उधर, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मिल्क। दूध खाद्य पदार्थ है, सही है? मिलावट हो सकती है किसकी? पानी की। आप चाहो तो वसा को हटा भी सकते हो। सफेद सफेद रंग का हर पदार्थ दूध थोड़ी होगा। आपने वसा निकाल ली, बाकी बचाओ भी दूध बोल रहे हो, दिखने में तो दूध ही है लेकिन है थोड़ी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, है ना, तो एक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया था 1954 के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि दूध की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निर्धारित कर दी उन्होंने, फैट के लिए और एसएनएफ के लिए। भाई इससे कम अगर फैट हुआ, इससे कम अगर एसएनएफ हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर हम आपके दूध को मिलावटी मानेंगे। ठीक है? तो इन वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू, वैधानिक मान। किसके लिए दिए गए? दूध के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें हम यहां पर, पशु लिखेंगे, फैट परसेंटेज, और एसएनएफ। गाय के लिए अगर बात करते हैं तो 3.5%, और एसएनएफ की बात करते हैं तो 8.5%। अगर बात करते हैं भैंस की, 6% और 9%। अगर बात करते हैं भेड़ बकरी की, 3% और 9%। ठीक है? सामान्यतः इनका दूध ही काम में लेते हैं। ठीक है? गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर किसी दूध के सैंपल के अंदर 3.5% से कम अगर फैट है, तो आप उसे गाय का दूध नहीं बोलोगे, वो मिलावट की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, मिलावटी दूध बोलोगे। और भैंस के लिए वैल्यू कितनी रखी गई? 6%। अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा साइड में ये 6 की जगह 5 ही का रखा है, क्योंकि वहां पर हरा चारा ज्यादा होता है तो फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं आती। अपने यहाँ पर हरा चारा कम होता है तो हमारे यहाँ पर फैट परसेंटेज ज्यादा आती है।
तो अगर इससे कम अगर फैट या एसएनएफ हुआ तो उस दूध को हम क्या बोलेंगे? मिलावटी। मिलावट क्या हो? तो कम से कम अगर कोई आदमी कह रहा है कि साहब भैंस का दूध है, तो कम से कम उसके अंदर कितनी फैट होनी चाहिए और एसएनएफ कितना होना चाहिए? और गाय के लिए और ये और भेड़ बकरे के लिए 3% और 9%। ठीक है। लेकिन डेयरी के अंदर जो दूध आता है वो दूध इस परसेंटेज पे थोड़ी आता है। डेयरी वाला दूध कभी खरीदा हो तो कभी देखा हो, उसके ऊपर ना तो गाय का दूध लिखा आता है ना भैंस का दूध लिखा होता है। वो कहते हैं पास्चुरीकृत मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क बात करते हैं। पास्चुरीकरण की अगर बात अपन आगे करेंगे दूध के संरक्षण के लिए, तो दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि दूध लंबे समय तक खराब ना हो, है ना, उसके लिए हम पास्चुरीकरण करते हैं। लुईस पास्चर ने खोज करी थी, इसलिए नाम दिया गया पास्चुराइजेशन। ठीक है। तो आप जो दूध काम में ले रहे हो वो पास्चुरीकृत मिल्क है, क्योंकि वो पास्चुराइजेशन के बाद के अंदर आपको सप्लाई किया जा रहा है, रो मिल्क या कच्चा दूध नहीं दिया जा रहा। गाय भैंस का इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो इसको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेयरी के ऊपर जब पशुपालक दूध देने जा रहा है तो वो डेयरी वाले को ये थोड़ी बोलता है कि गाय का है कि भैंस का है। डेयरी वाले को सिर्फ फैट से मतलब होता है, कोई सा बकरी का भी दिया वो फैट चेक करेगा, रख लेगा अपने पास में। तो डेयरी ये तो कह ही नहीं सकती भाई गाय का है कि भैंस का है कि भेड़ बकरी का है, ये नहीं बोलेगी वो डेयरी। तो डेयरी वाली उसके ऊपर अलग अलग नाम देती है, जैसे टोन्ड मिल्क है, डबल टोन्ड मिल्क है, गोल्ड वाला है, स्टैंडर्ड मिल्क है, इस टाइप के नाम देती है आपसे। हमारे से पूछा था टोन्ड मिल्क के अंदर, टोन्ड मिल्क कितने परसेंट फैट रहता है और एसएनएफ कितना रहेगा? डबल टोन्ड की अगर बात करते हैं ये रहेगा 1.5% और एसएनएफ बढ़ के 9%। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड मिल्क और आता है, स्टैंडर्ड मिल्क, जिसके अंदर 4.5% तो ये रहेगा और 9% एसएनएफ रहेगा। इसके अलावा सरस का गोल्ड और आता है जिसके अंदर 6% और 9% फैट और एसएनएफ रहता है ना। तो डेयरी वाले तो इस नाम से देते हैं। डेयरी के बाद में टैंकर आ गया, टैंकर के अंदर फैट आई 7%। सर कितने आ गई? 7। भैंसों का दूध ज्यादा था गांव के अंदर, तो हमारे पास में फैट परसेंटेज 7। डेयरी उसके अंदर से वसा को निकालेगी और उस दूध को कितना लेकर जाएगी? 3%। और इसको किस नाम से बेचेगी? मान लो 1% फैट निकाली, उसको 6% कर दिया तो गोल्ड के नाम से, अगर 4.5 कर दिया तो स्टैंडर्ड, और अगर 1.5 कर दिया तो ठीक है। तो डेयरी वाले तो इस नाम से चलते हैं, जबकि ओरिजिनल के अंदर जैसे कोई दूध वाला है वो आपके पास में डायरेक्ट लेने आ रहा है तो फिर वो इस लेवल पे चेक करेगा। तो डेयरी के अंदर तो आप पूछते भी नहीं, ऐसे जाके डेयरी पे बोलते हो कि भाई भैया आधा लीटर गाय का दूध दे दो, ऐसे बोलते हो, नीली थैली पीली थैली, यही चलती है। नीली थैली जो आती है वो आपका टोन मिल्क आता है और पीली थैली जो आता है वो आपको गोल्ड मिल्क आता है, जिसके अंदर 6% और 9% फैट और एसएनएफ होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे पास में एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं हम सेपरेटा, स्किम्ड मिल्क बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है सेपरेटा। और इस सेपरेटा की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर फैट परसेंटेज आती है अधिकतम 0.5%। मैक्सिमम कितनी फैट हो सकती है? 0.5। और एसएनएफ की अगर बात करते हैं तो ये एसएनएफ आता है इसके अंदर 8.7%। कितना आता है? 8.7%। तो बेसिकली दूध में से अगर क्रीम को निकाल लेते हो, क्रीम किस रूप में? वसा के रूप में, और वसा को आप सबसे आसानी से अलग कर सकते हो। तो दूध के अंदर से क्रीम निकालने के पश्चात बचा हुआ जो दूध रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा, जिसके अंदर वसा की मात्रा, अगर जनरली आपसे पूछा है वसा कितने परसेंट होती है तो आप बोलोगे 0%। 0% कितनी होती है? 0%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेपरेटा में वसा की अधिकतम मात्रा कितनी होती है तो एसएनएफ कितना रहेगा? ठीक है। पेपर आएगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन, गाय के दूध में कितना फैट, कितना एसएनएफ, भैंस के दूध में कितना, भेड़ बकरी में कितना, टोन, डबल टोन, स्टैंडर्ड, गोल्ड और ये सेपरेटा, सबका याद रखना हमारे को। क्लियर? एक होल मिल्क और आता है, होल मिल्क, जिसके अंदर फैट परसेंटेज आती है 3.25% और एसएनएफ आता है 8.5%। पूछ ले तो बता देना, बाकी हमारे काम के ये है। ये निर्धारित करने के लिए हमने बनाया था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम।
और ये बनाया गया था 1954 में। कब बनाया था? उसके अंदर ये वैल्यूज हमने डिसाइड करी है जो आज तक चल रही है। दिक्कत? लिखो इसके अंदर, पहले हेडिंग डालिए दूध के वैधानिक मान। लिखो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। 1954 1954 के अनुसार के अनुसार के अनुसार अब लिखो सारणी। क्या समझा नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध के अंदर फैट और एसएनएफ को कंट्रोल करने के लिए, फैट को कम करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, इसमें से क्रीम को निकाल लेते हैं। ठीक है, फैट परसेंटेज कम हो जाएगी। एसएनएफ को कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर दूध का पाउडर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दूध का पाउडर। लिख लिया?
याद रखने इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा गाय के दूध में मिनिमम फैट एसएनएफ कितना रहेगा, भैंस के दूध के अंदर, टोन, डबल टोन, स्टैंडर्ड, घोल, गोल्ड, सबके अंदर अलग अलग दूध की मात्रा में फैट परसेंटेज और एसएनएफ पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। क्या कह रहे हो सर? A1 A2 वो अलग चीज है सर। A1 और A2 मिल्क अपनी देसी गायों के अंदर बोला जाता है। A1 बेसिकली वो जीन है जिसके कारण A1 A2 बोला जा रहा है ना। अपनी जो देसी ब्रीड्स हैं इसके अंदर A2 मिल्क पाया जाता है, और जो विदेशी ब्रीड्स होती है उनके अंदर A1 जीन पाया जाता है। तो जिसने रिसर्च करी थी वो तो पलट गए वो तो, लेकिन वो अब हमारे को लड़ने के लिए A1 A2 कह गए। अरे कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो पुराने वाले की बुराई करते हैं, तभी जाके तो काम चलता है। शुरुआत के अंदर आप कोलगेट जब आई थी भारत के अंदर, तब आपसे क्या कहा गया था? बोले तुम अनपढ़ गंवार, तुम बबूल की दातुन, तुम नीम की दातुन, तुम राख, बोलते थे ना। आज वही कोलगेट उसके अंदर चारकोल डाल रही है राख के अंदर से, वही उसके अंदर बबूल मिला रही है और वही उसके अंदर नीम मिला रही है। तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले बोला तो जाता है आपसे कि भाई बुराई तो करेंगे ही करेंगे ना, बस वही वाली बात है और कुछ नहीं। तो A1 A2 डाइक्लोफेनेक बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा। आज भी डाइक्लोफेनेक सबसे बेस्ट। लेकिन जब निमोस्लाइड आया तो उसको लाने के लिए डाइक्लोफेनेक की बुराई करनी थी। आपने कह दिया कि गिद्ध के जो अंडे होते हैं वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से गिद्ध पैदा नहीं हो रहा, गिद्ध को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, उसलिए पैदा नहीं हो रही। लेकिन आपने कह दिया, हमने मान लिया, डाइक्लोफेनेक बंद करवा दिया, आपने बैन करवा दिया। तो वो वाली बातें और कुछ नहीं। बाकी दूध दूध सब बराबर होता है अपने लिए। हेडिंग डालोगे SPC पर मिनट। SPC कच्चे दूध के लिए जीवाणु मानक। जीवाणु मानक को हम बोलते हैं SPC। पूरा नाम है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। SPC स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। तो जो रो मिल्क होता है उस रो मिल्क के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं सामान्य रूप से, उन जीवाणु की मात्रा ही कहलाती है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। SPC के हिसाब से हमने दूध को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तरफ लिखेंगे SPC पर ml और दूसरी तरफ लिखेंगे कैटेगरी। अगर SPC काउंट 2 लाख से कम, दूध को हम कहेंगे बहुत अच्छा। कैसा? अगर ये SPC काउंट 2 से 10 लाख है, इसे हम कहेंगे सिर्फ अच्छा। अगर ये 10 से 50 लाख है, इसे हम कहेंगे सामान्य। और अगर ये 50 लाख से अधिक है, इसे कहेंगे पुअर। ठीक है, SPC प्लेट काउंट। कौन सा? सर दुनिया ही पी रही है, आपको अलग थोड़ी हो। देखो जो नेचुरल होता है वो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल कभी उसके बराबर ही नहीं कर पाता इसके अंदर।
अरे कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, सही है कि नहीं? और क्या। यहाँ पर जीवाणु मानक हमारे खत्म होते हैं, इसके अलावा दूध के अंदर फैट एसिड है, तो वैधानिक मान है वो भी हमारे खत्म होते हैं। हेडिंग डालोगे दूध के परीक्षण, आराम से लिखो, आराम से। दूध के परीक्षण, टेस्ट ऑफ मिल्क। अब चेक करना चाहते हो कि दूध सही है कि खराब है। एक परीक्षण तो ये आ गया आपका एसटीसी वाला, जीवाणु मानक ज्ञात कर लिया आपने, आपको पता लग गया कि दूध कैसा हमारा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सामान्य है या खराब है। दूध के परीक्षण कर लोगे परीक्षण? नहीं कर पाओगे? कोई दूध वाला आप मशीन के काम पे जरूरत है, कर लें। मम्मी नहीं करती क्या उंगली डाल के? उंगली लैक्टोमीटर बोलते हैं सर उसको, लैक्टोमीटर बोलते हैं। देखो इधर, दूध के परीक्षण के अंदर सबसे पहले आता है ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। कौन सा परीक्षण? ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं? सबसे पहले, फिर 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 त्वचा, स्किन। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण के अंदर हम तीन चीजों का उपयोग करते हैं। आंखों के द्वारा दर्शन, अपीयरेंस, जीभ के द्वारा स्वाद, टेस्ट, और नाक के द्वारा गंध या स्मेल। ठीक है। दूध है, आपने कलर देखा उसका, कलर के बाद में देख लिया उसके अंदर कोई क्लोट्स या फ्लैक्स तो नहीं है, मेस्टाइटिस वगैरह तो नहीं हो रखा। किसका यूज किया? आप चेक करना चाहते हो कि दूध मीठा है कि सिंथेटिक है। आप देखना चाहते हो कि दूध पुराना तो नहीं है, उसके लिए स्मेल, अगर खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही है नहीं कि दूध पुराना है। तो आंख के द्वारा दर्शन, जीभ के द्वारा स्वाद और नाक के द्वारा गंध का पता किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण को हम चबूतरे का परीक्षण भी कहते हैं। किसका परीक्षण? चबूतरे का परीक्षण कहते हैं। चबूतरा वर्ड सुनते ही मेरे को सुपरवाइजर की याद आती है ना, उनके अंदर ही काम में लेता था। चबूतरे का परीक्षण कौन सा होता है? अच्छा, कबूतरे नहीं, चबूतरे। कबूतर में और चबूतरे में फर्क नहीं जानते? चबूतरे के परीक्षण से मतलब है कि डेयरी के ऊपर जब कोई पशुपालक दूध लेकर आएगा तो सबसे पहले उसका जो चबूतरा बना हुआ उसी के ऊपर रखता है, उसी टाइम पर ये दूध चेक कर लिया जाता है। आंख से देख लेगा भाई कलर कैसा, रेड वेड तो नहीं हो रहा, क्लोट्स तो नहीं है, स्मेल देख ली, टेस्ट करके देख लिया, थोड़ा सा जीभ के लगा के देख लिया, नॉर्मल है। चबूतरे पर होने के कारण ही इसको चबूतरे का परीक्षण क्या है। क्या क्या पता लगाओगे इसके द्वारा? दूध में सामान्य मिलावट, मिलावट व ताजेपन का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। कौन सा? ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। और इस ज्ञानेंद्रिय परीक्षण को क्या भी बोलते हैं? कर लोगे? मैंने त्वचा ऐड नहीं करी इसके अंदर, वरना मम्मी बोला उंगली डाल के फैट देखना, आपसे ज्यादा बेटर हो। लैक्टोमीटर और ब्यूटारीमीटर फेल हो जाता है, लेकिन मम्मी की उंगली, आज तो पानी खा लो। ठीक है।
इस परीक्षण को करने के लिए आपको किसी भी यंत्र की आवश्यकता आराम से कर लोगे आप। सिंथेटिक मिल्क आता है, कृत्रिम दूध, है ना। इसके अंदर से सिर्फ जीभ के द्वारा ही पता लगा सकते हो आपकी सिंथेटिक मिल्क है, ना तो आपको आंखों से पता लगेगा ना आपको नाक से पता लगेगा। वनस्पति तेल और सर्फ एक्सेल दोनों का उपयोग करके दूध बनाया जाता है, तेल और सर्फ से। बनाएगा क्या? लंपी के टाइम पे इतनी गाय मरी और लंपी वाले साल के अंदर हम दूध उत्पादन में नंबर बनाए रास्ता। आजकल तो सब नकली आने लग गया, चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो, चाहे दूध हो, सब कुछ। तो चाइना वाले तो चावल और पत्ता गोभी भी नकली बना रहे हैं। मतलब कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे अपन, इंडिया वाले चाइना वालों की बराबरी कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट लिखो सीओबी टेस्ट। नेक्स्ट लिखोगे COB टेस्ट, COB कोब टेस्ट। अच्छा याद करो, न्यूट्रिशन थोड़ी सी याद हो तो आपको। कोब डस्ट लिखी थी अपन ने, कहाँ लिखी थी? टॉपिक का नाम बता दो। मिलावट के अंदर। किसके अंदर मिलावट करते हैं कोब डस्ट की? बताओ। मक्का के अंदर।